मैंने जब से ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है तब से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बताओ, पीएचडी प्रोग्राम की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपने पीएचडी क्यों किया, किसे करना चाहिए, जो पीएचडी करते हैं उनका पीएचडी के ड्यूरेशन में किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं और पीएचडी ख़त्म करने के बाद किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक एक बात बताइए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि देखो इतने सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं तो मैंने एक डिस्कशन सेक्शन बना दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस इज चैतन्य संभारा, फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। मैंने उस डिस्कशन सेक्शन पर कहा कि देखो ये 2-3 क्वेश्चंस लोगों ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम ऑल राइट हियर। And then the response was overwhelming. In fact, I got more than 50 questions. और एक वीडियो में वो 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक 3 पोर्शंस में वीडियो बनाऊंगा, 3 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। उसमें से सबसे पहला वीडियो होगा वो पीएचडी के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में होगा, विच इज़ बिफोर पीएचडी। सेकेंड वीडियो होगा पीएचडी के दौरान क्या होता है, कैसे पीएचडी में रिसर्च कैसे होता है, कोर्सेज किस तरह से लेने होते हैं और प्रोसेस क्या होता है पीएचडी डिग्री मिलने के लिए। और तीसरा वीडियो होगा कि जब आप पीएचडी ख़त्म कर लेते हैं तब आपके क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप अपना लाइफ किस तरह से, अपना जो करियर है आप उसको किस तरह से ले जाएंगे आगे। तो इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा वो सारे क्वेश्चंस जो कि पीएचडी स्टार्ट करने के पहले के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहले 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एक्सप्लोर डिसाइड पीएचडी कोर्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर पीएचडी स्पेशली फॉर व्हाटएवर फील्ड्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर अ पीएचडी। फोर्थ क्वेश्चन, आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री, आई वांट टू डू पीएचडी इन यूएसए, प्लीज टेल मी वेज हाउ आई कैन गेट फंडेड पीएचडी इन यूएसए। देखिए ये जो 4 क्वेश्चंस है उसका एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि पीएचडी किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए कुछ फील्ड्स में आपको पीएचडी के बिना आप करियर में आगे बढ़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बायोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है तो जॉब्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होंगे, और अगर आपने हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री इनमें मास्टर्स कर रखे हैं तो आपको बहुत लिमिटेड जॉब्स होंगे। और अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको बेटर जॉब्स और आपका स्कोप ऑफ जॉब्स बढ़ जाता है, तो उन फील्ड्स में आपको पीएचडी करना ही पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है, मैनेजमेंट पढ़ा है, कुछ और टेक्निकल फील्ड्स में अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब के लिए पीएचडी करना पड़ जाए। तो उस केसेस में पीएचडी किसे करना चाहिए। पीएचडी का मेन आइडिया ये है कि आप सीखते हैं रिसर्च क्या होता है और रिसर्च में हम क्या करते हैं और रिसर्च का क्या मतलब होता है। देखिए से यू कैन डिवाइड रिसर्च इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। One is discovery of new things, second is inventing new things, and these two both are equally important. See, for example, light bulb was an outcome of invention. It was not discovery. Light bulb does not exist before that. It was invented. Second category of research is discovery. In discovery, जो नेचर होता है उसमें कुछ ऑलरेडी हो रहा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसको डिस्कवर करना और उसको पता करना और उसके बारे में जानकारी निकाल कर दुनिया को दिखाना, वो होता है डिस्कवरी। आपको किस फील्ड में पीएचडी करना चाहिए, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में आपको ज़्यादा करियर बना सकते हैं, उस फील्ड में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा, उसी फील्ड में आपको पीएचडी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस में पीएचडी नहीं करना चाहता। मुझे लगता था कि मैं अपने टेक्निकल फील्ड को छोड़ना भी नहीं चाहता और मुझे काफ़ी टाइम से एमबीए करने का भी शौक था। तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी विच इज़ कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट और बिजनेस दोनों को कंबाइन करके एक फील्ड है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, वेयर यू स्टडी हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेसेस, सोसाइटी एंड सो ऑन। तो मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट बैठता है। इसी तरह आपको अपने बैकग्राउंड और आपको अपने आगे के इंटरेस्ट्स दोनों को देखकर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस फील्ड में पीएचडी करना चाहिए। और उसका अगला क्वेश्चन है कि हम कैसे डिसाइड करें कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करें। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आसान बात यह है और अच्छी बात यह है कि आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पर जाएंगे तो आपको डॉक्टरल प्रोग्राम का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पर फॉर मोस्ट पार्ट जो पीएचडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनका आपको प्रोफाइल देखने को मिल ही जाएगा।
और अगर उनके नाम भी लिस्टेड हैं तो आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल खोलकर देख सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, और आप अपने बैकग्राउंड और अपने प्रोफाइल को उनकी प्रोफाइल से कंपेयर कर सकते हैं। तब आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है और उन स्टूडेंट्स के लेवल का ही है तो आप अप्लाई करिए। और अगर आपको लगता है कि उनका प्रोफाइल आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपके लिए होप नहीं है कि आपको उस प्रोग्राम में एडमिशन मिले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर PhD इन कंप्यूटर साइंस एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितने लोग एडमिशन मिल जाएगा? वहाँ दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिसर्च भी किया होता है, उनको वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाने के लिए होता है उनके पास। दे हैव स्टेलर GRE स्कोर्स, दे हैव स्टेलर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो ये सारा जिनका जो प्रोफाइल होता है, और अगर आपका प्रोफाइल उनके हिसाब से है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए स्टैनफोर्ड में PhD प्रोग्राम के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल डिसेंट है लेकिन उन लोगों के लेवल का नहीं है तो आप उससे छोटी यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ की तो कोई कमी है ही नहीं, और अगर आपका प्रोफाइल सफिशेंटली स्ट्रांग है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन मिल सकता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इन समरी, PhD के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना CV बनाइए। डिटेल में लिखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और अगर आपका कोई किसी भी तरह का रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है तो वो पूरा लिस्ट करिए, अपना CV अच्छे से बनाइए और अपने CV को आप कंपेयर करिए उन लोगों के CV से जो ऑलरेडी PhD स्टूडेंट्स हैं, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। उसका अगला कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं कि इज इट पॉसिबल टू डू PhD आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सेकंड क्वेश्चन उसी कैटेगरी में, हाउ समवन कैन डू PhD डायरेक्टली आफ्टर बैचलर्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू PhD प्रोग्राम जस्ट आफ्टर BTech एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिट आफ्टर MS। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई डायरेक्टली गेट एडमिट फॉर PhD आफ्टर BTech। सारे सेम क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज एडमिशन प्रोसेस ऑफ PhD डिफर फ्रॉम दैट ऑफ MS। अच्छा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इस केस में, तो ये क्वेश्चन को मैं पहले आंसर कर देता हूँ। मास्टर्स में आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ बस, और मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वॉट एवर रीजन्स आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोग्राम। एट द PhD लेवल आपको उससे थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ता है कि मैं रिसर्चर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं किस तरह का रिसर्च करना चाहता हूँ, किस प्रोफेसर के साथ किस टाइप के रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और आपको इन सब के अलावा आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है, और जो इंटरव्यू होता है इट कैन बी ईदर इन पर्सन और ऑनलाइन। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू फेस करना पड़ जाएगा। और ये जो इंटरव्यूज होते हैं PhD लेवल के, डायरेक्ट प्रोफेसर्स आर अ पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू पैनल। 1, 2 या 3 लोग आपका इंटरव्यू करेंगे। मेरे केस में 3 प्रोफेसर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग इंटरव्यू लिया था, और उसके बाद दे ऑल मेट एंड डिसाइडेड टू एडमिट मी। इन सम केसेस अ पैनल टुगेदर इंटरव्यूज यू। तो जो भी हो, मास्टर्स के लिए यूजुअली इंटरव्यूज नहीं होते हैं, PhD के लिए इंटरव्यूज होते हैं। और मास्टर्स लेवल पे इंटरव्यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि आप आएंगे, देखते देखते चले जाएंगे, 1-2 साल का कोर्स होता है बस। PhD में प्रोफेसर्स को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे भी या नहीं, आपकी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी से मैच होती भी है या नहीं। आपका जो सिर्फ बैकग्राउंड है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा। वो लोग ये भी देखेंगे कि आप है कैसे हैं। देखिए, जब एक बार आप PhD स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो आपका रिसर्च लंबा चलता है, और यूजुअली आपका जो रिलेशनशिप होगा आपके एडवाइज़र के साथ, उसका ड्यूरेशन ईजिली 10 साल तो होगा ही होगा। मैं खुद अपने एडवाइज़र के साथ आज भी रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, जबकि मैंने PhD स्टार्ट किया था 11 साल पहले। और अगर 11 साल पहले जब मैं उनसे मिला था, उनको अगर मेरी एनर्जी मैच नहीं होती, उनको मैं अगर पसंद नहीं आया होता, तो मुझे PhD में एडमिशन नहीं देते, भले ही मैं कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाऊं। और इसी कैटेगरी में जो 4 अलग क्वेश्चंस थे कि बैचलर्स के बाद डायरेक्टली PhD में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। देखिए, इस केस में होता यह है कि अगर आपका बैचलर्स के लेवल पर ही रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है, और बहुत बढ़िया रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर आपने पेपर्स पब्लिश किए हैं या ऐसा कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो PhD में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। और उसमें अच्छी बात यह है कि आप जल्दी PhD कंप्लीट कर लेंगे एज कम्पेयर टू समबडी हु फिनिश देयर मास्टर्स एंड देन दे आर स्टार्टिंग देयर PhD प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच। तो आपको शायद 1, 2, 3 साल का एडवांटेज होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मास्टर्स डिग्री पहले करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको PhD में इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि मास्टर्स डिग्री के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपको इस जो टॉपिक है, ये जो फील्ड है, उसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, मुझे लग गया कि मास्टर्स के लेवल तक तो ठीक है, लेकिन मैं PhD लेवल तक कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई नहीं करूँगा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मैंने मास्टर्स पहले किया, और ये एडवांटेज और भी बढ़ गया क्योंकि
मास्टर्स में मैंने जो भी स्किल्स सीखे थे टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रामिंग में, डेटाबेसेस में, वो मैंने सब के सब पीएचडी में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किए। एंड बिकॉज मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ था एज अ पीएचडी स्टूडेंट, आई टॉट प्रोग्रामिंग कोर्सेज। आई हैव टॉट प्रोग्रामिंग कोर्सेज फॉर 5 सेमेस्टर्स इन माई लाइफ ऑलरेडी, एंड दीज आर वेरी टेक्निकल कोर्सेज। और मैं ये कोर्सेज नहीं पढ़ा पाता अगर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस नहीं किया होता। देखिए, बैचलर स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन्स कितना मिलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स नहीं किया, तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको सच्ची स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक जूनियर था पीएचडी प्रोग्राम में, विटाली मिंडेल। उसको रिसर्च एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। उसने बैचलर्स किया था इकोनॉमिक्स में और वो पीएचडी करने आ गया कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। उसका जो बैकग्राउंड था और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जो फील्ड था, उसमें शायद ही कोई मैच था। फिर भी जब उसने पीएचडी करने के लिए एक प्रोफेसर साहब लार्स मथियासन को ईमेल किया, विटाली एंड लार्स मेट, एंड देन लार्स साहब को विटाली बहुत पसंद आ गया। लार्स मथियासन फेल्ट दैट इवन दो दिस पर्सन ओनली हैज अ बैचलर्स डिग्री, बट if given an opportunity to pursue PhD directly, he can actually do very well. And he was absolutely right. विटाली ने PhD प्रोग्राम में धूम मचा दी। उसका जो परफॉर्मेंस था वो हम बाकी सारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो अभी प्रोफेसर है वर्जीनिया टेक में, और उसने एज ए PhD स्टूडेंट 3 पब्लिकेशंस कर दिए एब्सोल्यूट टॉप जर्नल्स में। That said, you can get admission into PhD program after bachelor's if you can prove to the faculty that you could be a very capable PhD student. Third category of questions है how to approach professors. While applying for 2 or 3 universities for PhD, do we need to speak with professors and share topic of our interest even before getting admission? How to find professors before selecting the universities for MS and PhD? देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि यू सेंड एन ईमेल टू द प्रोफेसर। देखिए, रॉबिन्सन कॉलेज ऑफ बिजनेस एट जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने सारे प्रोफेसर्स का प्रोफाइल खोल के देखा, रिगार्डलेस ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने फाइनेंस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फिर इंटरनेशनल बिजनेस, अब जो बोलें सारे डिपार्टमेंट्स के सारे प्रोफेसर्स का प्रोफाइल खोल के देखा। फिर मुझे एक प्रोफेसर का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे इनको कांटेक्ट करना चाहिए। तब मैंने उनको इज्जत से एक ईमेल लिखा और मैंने उनसे गाइडेंस मांगा कि मुझे पीएचडी करने में इंटरेस्ट है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे पहले फ़ोन पे अपॉइंटमेंट दिया, एंड देन ही इन्वाइटेड मी टू मीट हिम इन पर्सन, एंड आफ्टर ही मेट मी, I think he liked me and he encouraged that I should apply for a PhD. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करें, तब आप ये भी बताएं कि आपको उन प्रोफेसर्स के साथ बात करने में इंटरेस्ट क्यों है। आप ये बता सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग वर्क इन द सेम टॉपिक, therefore I'm interested in talking to you, so can you please give me an appointment so that I can apply for a PhD program. It is a good idea that you contact professors before you apply for the PhD program. अगले 6 क्वेश्चंस मोर और लेस सेम कैटेगरी में आते हैं। कैन यू टॉक अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम MS to PhD? My question is that how to make use of my masters and what qualities should I have to inculcate in me so that I can switch from MS to PhD without any kind of turbulence. Please share information about what to do in master's level to get selected in PhD course in good university. I did my masters in information systems in India. What is the procedure to get into PhD? How to pursue PhD after completion of MS from the same university? Can you make a video on who should do PhD and who should only do MS? So depending on the field in which you are in, the master's program and PhD program can be very similar, and in some cases master's program and PhD program could be very different. So there is no one correct answer. देखिए, मास्टर्स प्रोग्राम में क्या होता है, आप कोर्सेज करेंगे या कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, या आप छोटा मोटा थीसिस कर लेंगे और मास्टर्स प्रोग्राम से चले जाएंगे। मास्टर्स प्रोग्राम सिर्फ 2 साल का होता है, जबकि पीएचडी 4 से 6 साल तक लग जाता है। 2 साल का छोटे से प्रोग्राम और 5 साल के बड़े प्रोग्राम में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो मास्टर्स प्रोग्राम में आपको अपने मास्टर्स के कोर्सेज में ये देखना चाहिए कि ये जो कोर्सेज आप ले रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, और क्या आप उस पर और डीपली रिसर्च करना चाहेंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि उसी टॉपिक्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा साल नहीं बिताना चाहते, तो आपको उसमें पीएचडी नहीं करना चाहिए। वेरएज अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि इतना तो मैंने कुछ सीख लिया है, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा सीखना है, और इनफैक्ट जो अभी तक किसी को नहीं पता है, मुझे नॉलेज जनरेट करने का इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको पीएचडी ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जब आप मास्टर स्टूडेंट होते हैं ना, तब आप पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती बनाइए, गेट टू नो देम, गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू, and actually try and work on research with a professor and with a PhD student and see if you find it interesting. और सिर्फ इंटरेस्ट आने से नहीं होता,
अगर आपको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी भी है कि आप वो ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं, तब आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना कंसिडर करना चाहिए। और ये जो सेम यूनिवर्सिटी में पीएचडी का जो क्वेश्चन था, देखिए इस बात से एक फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने उसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है या किसी और यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। Whether a student who has already completed his PhD from NIT, I believe it's National Institute of Technology, can again take admission in PhD in the US in the same subject with aid, should I go for postdoc or a fresh PhD? तो क्वेश्चन का स्पिरिट ये है कि इन्होंने NIT से PhD ऑलरेडी किया है या कर रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे फ्रेश PhD करना चाहिए या पोस्टडॉक करना चाहिए, विच इज़ पोस्टडॉक इज वंस यू फिनिश योर PhD you continue doing research almost as though you're a PhD student still, and you work with another professor as postdoc. Sometimes you can work with the same professor in the same university where you got your PhD from as a postdoc. देखिए ये जो मेरा आंसर होने वाला है शायद कंट्रोवर्शियल आंसर हो जाए, तो आप मुझे माफ़ कर देना। देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फॉर मोस्ट पार्ट अभी इंडिया का जो PhD का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू PhD स्टैंडर्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रेश PhD स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अगले करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए PhD प्रोग्राम का जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत रिगरस होना चाहिए, और अगर आपने रिगरस प्रोग्राम में PhD नहीं किया है और आप सीधा पोस्टडॉक करने चले जाते हैं और उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा रिगरस प्रोग्राम से PhD किया हुआ है, उनका जो स्किल्स हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे का है, लेकिन वो आपसे वही स्किल सेट्स एक्सपेक्ट करते हैं जो कि उनके खुद के पास हैं, तो आप शायद उनके एक्सपेक्टेशंस मीट ना कर पाएँ, एंड देन इट कैन बी वेरी अनप्लेजेंट सिचुएशन टू बी इन। सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज दैट यू गेट अ PhD इन द यूनाइटेड स्टेट्स rather than trying to get a postdoc. That said, बहुत लोग होते हैं जिन्होंने इंडिया में PhD करके यहाँ पर postdoc करते हैं, but their chances of success as compared to those who got their PhDs from good universities in US are much lower. देखिए मैं आपको 3 बड़े प्रोफेसर्स का नाम बताता हूँ। Yong Tan at University of Washington, Detmar Straub who retired from Georgia State University, and Lars Mathiesen who is currently a professor at Georgia State University. ये जो 3 प्रोफेसर्स हैं, और बहुत ज़्यादा नाम है, मैंने बस 3 नाम ऐसे दिए जिन्होंने 2 PhDs कर रखी हैं। देखिए डॉक्टर योंग टैन गॉट हिज PhD in physics first, after which he pursued PhD in computer information systems. Dr. Detmar Straub, he first got his PhD in English, then his second PhD was in computer information systems. Then Dr. Lars Mathiesen had a PhD in computer science, and then he got a PhD in computer information systems. इन बड़े बड़े नामों ने भी 2 PhDs कर रखी हैं, तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि even though you have done a PhD in India, you can actually use whatever knowledge you have gained to perform better in the PhD program in the US. It can help if you are a fresh PhD student after you have gained some skills, and then you can enhance those skills as compared to somebody who is expected to perform on par with PhDs in the United States. आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं वो एज को लेकर हैं। Is it worthwhile for someone to get into PhD program at an age of 37? Is it possible to be considered to be hired in a university in USA for such a candidate? Related question है, is it a good idea to start PhD at the age of 29? मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, मैंने 65 इयर्स की एज में भी PhD स्टार्ट करने वालों को देखा हुआ है। क्वेश्चन है कि PhD करने के बाद जब हमारी एज और भी ज़्यादा होगी तब करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। देखिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स you cannot be discriminated against based on your age. Regardless of your age, your profile and background has to be valued more. In fact, it is illegal to discriminate against your age. देखिए मेरी एक फ्रेंड है पैट्रिशिया एंगल, उन्होंने जॉर्जिया टेक से PhD की है। उन्होंने 38 इयर्स की एज में PhD स्टार्ट की थी, ठीक है, और उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चों के साथ, एक हस्बैंड के साथ उन्होंने अपनी PhD स्टार्ट की, और मिड 40s में उन्होंने PhD कंप्लीट की। बस यही होना चाहिए कि आपको वो कमिटमेंट होनी चाहिए PhD करने के लिए। So these were my answers about PhD programs before you start the PhD journey. नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जब आप PhD प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तब PhD प्रोग्राम में होता क्या है, एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।